सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ेंगे। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। अगर टाइम रहेगा तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी आज से स्टार्ट कर देंगे। अगर टाइम नहीं रहा तो केवल एग्जाम्पल्स बता के आपको खत्म कर दूंगी, ठीक है। आपको नहीं खत्म करूंगी, एग्जाम्पल खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, एग्जाम्पल। अब देखो, आप लोग अगर कहो कि आप एग्जाम्पल क्यों करा रही हो वो भी क्लास में, तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। अगर मैं अब जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो फर्स्ट चैप्टर के का जो बेसिक था रियल नंबर्स का, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए, वो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, पहली क्लास में, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी की पहली क्लास में मैंने क्या बता रखा है, वास्तविक संख्याओं के बारे में बता रखा है, जितना आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो जो मैंने नहीं बताया वो क्लास करते टाइम बता दूंगी, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं बताई होगी तो यही सोच के नहीं बताई होगी कि अभी आप लोग के दिमाग में नहीं जाएगा ये। जिस टाइम पे इसका क्वेश्चन कराऊंगी उस टाइम पे इसका क्या कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो जो चीज बची है वो मैं अभी बता दूंगी एग्जाम्पल कराते समय। अब एग्जाम्पल समय क्यों पढ़ने, तो देखो, मैं हर एक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जाम्पल जरूर कराऊंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही पढ़ने चाहिए ना, उसके बाद एक्सरसाइज में जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों में क्या होता था, टीचर्स बताते थे कि एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं था कि वो लोग सारे एग्जाम्पल्स कराते हो, ठीक है। बस कह देते थे कि एग्जाम्पल्स लगाया करो, एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। और ये सच बात है कि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। क्योंकि एक आप लोग को पैटर्न समझो उन लोग का, कि कोई एक्सरसाइज से तो सीधे सवाल उठा के दे नहीं देगा, कुछ तो उसमें चेंज करेगा। जैसे संख्या यानी नंबर्स होता है वो चेंज करेगा। तो कैसे चेंज करेगा, ऐसे तो अपने मन से चेंज नहीं कर देगा। अच्छा, इसकी जगह वो रख दूं, ये रख दूं। जैसे 10 दिया हुआ है तो इसकी जगह मैं 11 रख दूं। वहां पे ऐसा तो नहीं कि बस 10th बोर्ड का उन लोगों को एग्जाम पेपर बनाना होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम्पल्स आना चाहिए। क्लास 10th की अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले उस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे बुक रखी है, एनसीईआरटी की बुक है ये, देखो। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि संख्याओं 4 की पावर n। देखो, मैं यहाँ पे आप लोग को केवल समझा दूंगी, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखूंगी, केवल अच्छे से समझा दूंगी। जो मैं आपको नोट्स दूंगी, पीडीएफ जो दूंगी, उसमें ये थ्योरी लिखी रहेगी। और देखो, पीडीएफ से मैं, जब मुझे याद आ गया, जो मैंने पीडीएफ देने के लिए ऐप बताया था आपको, उसमें क्या कहते हैं, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में मैंने जो ऐप बताया हुआ था उसमें कुछ एरर आ रही है। एरर क्या, वो शायद चैनल मेरा क्या हो गया है, फ्रोजन हो गया है, यानी कि वो सीज हो गया है। तो एक बच्चे ने क्या कमेंट किया, उसने जाके सर्च किया होगा, तो उसने कमेंट किया कि क्या है ये सब, मतलब फेक है और वहां पे कोई चैनल वैनल नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे पढ़ाना नहीं रहता, पीडीएफ नहीं देना रहता तो मैं क्यों बताती, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं उसमें कुछ रील्स डाल रही हूँ, डांस का डाल रही हूँ और आपसे बोल रही हूँ कि पढ़ाई के नाम पर आप सब्सक्राइब करो, तब आप बोलते कि फेक है। भाई, किसी की इतनी मेहनत के पीछे आप लोग तुरंत एक शब्द बोल के चले जाते हो, जो कि बहुत बुरा लगता है, ठीक है। आप लोग को क्या पता कि आपका एक कमेंट हम लोग के लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। अगर आप, मैं अभी 1-2 दिन में दूसरा नया चैनल बताऊंगी, दूसरे नए चैनल का नाम बताऊंगी। उस चैनल को आप लोग क्या करना, सर्च करना। और उस चैनल को मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं किसी से बनवा लूंगी उसे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उस चैनल का नाम बताऊंगी, आप वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगा। और फेक की बात रही कि ऐसा नहीं है, ये फेक है, और फिर मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करिए। फिर मैंने उसमें चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट किया और मुझे लगा शायद अब सही हो गया होगा। मेरे फोन में तो सही बता रहा था, तो मैंने कहा कि आप एक बार और चेक करके देख लो। तो दोबारा से वो मैसेज कर रहा है कि अरे अब एक और झूठ। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, अगर मैंने बताया है तो सही चीज के लिए ही बताया होगा। अगर मुझे पढ़ाना नहीं हो, पीडीएफ नहीं, अगर मुझे पीडीएफ ना देना हो तो मैं पढ़ाई क्यों रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, आप लोग ऐसे बिना सोचे समझे कुछ कमेंट करके ना चले जाया करिए, ठीक है।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, और ये इसकी सारी थ्योरी अच्छे से मैंने पीडीएफ मैंने बना रखा है पूरा, इसमें पीडीएफ यहीं पर बना रखा है, इसको मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगी। और मैं जिस चैनल का नाम बताऊंगी आप लोग उसे सर्च करके सब्सक्राइब करिएगा, उसमें पक्का पीडीएफ आ जाएगा 100%, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कौन सी संख्या है, 4 की पावर n संख्या है ये 4 की पावर n। इसमें कह रहा है कि इस संख्या पर विचार कीजिए, यानी कि इस संख्या के बारे में आपको विचार करना है जहां n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने आप लोग को नेचुरल नंबर अच्छे से बताया हुआ है, पिछली क्लास में बताया है ना डिटेल्स में, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं वन लाइनर में अभी बता देती हूँ। जैसे नेचुरल नंबर्स है तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या, 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब ये क्या है, संख्या दी गई है 4 की पावर n, और n यहाँ पर कहा जा रहा है क्या है, नेचुरल नंबर्स है, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये जो है इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने n, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें बिलोंग करता है, इसमें n पाया जाता है, ठीक है। तो n की जगह पर क्या क्या आ सकता है, तो नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 4 की पावर n है, तो नेचुरल नंबर्स n की जगह 1 आ सकता है, n की जगह 2 आ सकता है, n की जगह 3 आ सकता है, n की जगह 4 आ सकता है, कुछ भी डॉट 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 करके इनफाइनाइट आ सकता है, कहाँ पर, n की जगह पर, ठीक है। ऐसा न करना आप लोग की 4 को ही बदल दो, ठीक, कि आपने मैम ने कहा था कि n की जगह कुछ भी आ सकता है तो हम लोग 1 की पावर 4 करते हैं। ऐसा ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ भाई, आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो ऊपर n की जगह 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो, यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या है, शून्य आए, ये संख्या शून्य पर यानी कि 0 पर समाप्त हो, ठीक है। हमें वो संख्या पता लगानी है, n का ऐसा मान पता लगाना है जिसके लिए 4 की पावर n ये किस पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। किस चीज पर समाप्त हो ये जाकर, तो 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। तो आप लोग देखो, सबसे पहले मैं कैसे आप लोग को समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इसे। 4 की पावर n, अब हमें ऐसी कोई संख्या पता लगानी है कि ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त हो। किस पर समाप्त हो, शून्य यानी कि 0 पर समाप्त हो, ठीक है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या होगी, अब सबसे पहले इसको 4 की पावर n को देखो, अगर ये संख्या कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो संख्या किस संख्या से कटती है, तो ये देखो नियम होता है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वो संख्या 5 से कटेगी। आप लोग एग्जाम्पल देख लो, 10 0 पर समाप्त हो रही है, 5 से कट रही है, 20 0 पर समाप्त हो रही है, 5 से कट रही है, 50 यानी 50 0 पर समाप्त हो रही है, 5 से कट रही है, हाँ। उसके बाद 80 5 से कट रही है, 70 0 पर समाप्त हो रही है और 5 से कट रही है, 0 पर समाप्त हो रही है, 5 से कट रही है, 0 पर समाप्त हो रही है, और 5 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से कटेगी, ठीक है। तो अब हमें देखना है ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर कटेगी तो ये 0 पर ऐसा कोई मान होगा n का जिसके लिए ये 0 पर समाप्त हो जाए, और अगर नहीं कटी तो ऐसा कोई भी n का मान हम लोग नहीं रख सकते हैं जिस पर ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, अगर 0 पर समाप्त हो रही है, अगर हो रही होगी, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर संख्या 0 पर समाप्त हो रही होगी तो 4 की पावर n जो है ये 5 से कटेगा, क्योंकि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है वो 5 से कटती है, ठीक है। तो 4 की पावर n ये क्या संख्या 5 से कटेगी। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कहीं 5 आ रहा है,
यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 आ रहा है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसको हम लोग 4 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2n। अब अगर आप लोग कह दो कि आपने तो इसको चेंज कर दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, लिखने का तरीका देखो, जैसे 2 की पावर 2n लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और n की जगह n ही आ जाएगा, ये तो वही आ गया फिर से 4 की पावर n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, ठीक है। तो आप लोग देखो, इसका जैसे ही हम लोगों ने गुणनखंड किया तो इसमें केवल अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आ रही है, 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि क्या, प्राइम नंबर्स। ये देखो, ये मैंने उस क्लास में नहीं बताया था, अब क्वेश्चन करते टाइम ये बता रही हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, सॉरी, जिनके केवल 2 फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल 2 बच्चे हो, 2 बच्चे मतलब जैसे 15 है, सॉरी 15 नहीं, आप लेके चलो, जैसे 5 ले लिया आपने, ठीक है, 5 ले लिया। अब तो 5 किससे किससे कट रहा है, यानी 5 के कितने बच्चे हैं, तो 5 1 से कटेगा, 1 पंचे 5, और 5 5 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या का, ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे, वो अभाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि देखो, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या, जैसे मैंने 7 ले लिया, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, कैसे पता चला, तो 7 को काट के देखो किससे कट रहा है, 7 या तो 1 से कटेगा या तो फिर 7 स्वयं से कटेगा, और किसी संख्या से 7 नहीं कट सकता है, ठीक है। या तो 1 से कटेगा और या फिर 7 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कट सकता है, तो इसके कितने बच्चे हुए, 1 और 2, यानी 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे हैं तो कौन है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स है। अब अगर आप लोग एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 को लेके चलो, 15, अब इसको चेक करो ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य, तो आप कैसे चेक करोगे, 15 को देखोगे इसके कितने बच्चे हैं, यानी 15 किससे किससे कट रहा है, तो सबसे पहले तो 1 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, फिर ये स्वयं 15 से भी कटेगा, तो इसके तो 1 2 3 4, इसके तो 4 बच्चे हो गए, यानी कि ये 4 संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, फिर ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। फिर ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। जिसके केवल 2 बच्चे हो, यानी जो संख्या केवल 2 संख्याओं से कटे, एक तो 1 से और दूसरी स्वयं से, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर्स होती है। और जिस संख्या के 2 से अधिक बच्चे हो या फिर 2 से अधिक संख्याओं से कटे, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर होती है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, मैंने इसके गुणनखंड किया, अब इसके गुणनखंड करने में क्या आया, 2 की पावर, इसको तोड़ के लिखा कैसे, 2 की पावर 2n, इसको इसी रूप में लिखा जा सकता है या तो फिर 4 की पावर n। अब आप बता दो इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, अगर आप ऐसे कर दोगे 4 गुणे 5 की पावर n, तो यहाँ पे तो संख्या बदल जाएगी, 4 पंचे 20, 4 5 20 की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 की पावर n था, यहाँ पर 20 की पावर n हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको केवल 4 की पावर n रूप में लिख सकते हैं या फिर 2 की पावर 2n। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, तो 4 की पावर n ही आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बदला, तो हम लोग इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लोग को ये देखना है कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो देखो ये संख्या अगर इसमें कहीं 5 आ रहा होता, जैसे
यहाँ पर 2 गुणे 5 की पावर 2n होता, 5 दूनी 10 की पावर 2n। तो यहाँ पर एक 5 है ना, हम लोग देख लेते करके कि 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है 10 को, अर्थात यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो 5 से ये संख्या कटती, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको केवल 2 की पावर 2n के रूप में लिखा जा सकता है और किसी रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंदर इसके क्या 5 आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है। 5 तो क्या न 3 आ रहा है, न 4 आ रहा है, न 7 आ रहा है, न 8 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, केवल क्या आ रहा है 2 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए ये संख्या शून्य पर समाप्त हो। अब हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि n का कोई मान नहीं है जिसके लिए संख्या शून्य पर समाप्त हो? तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि ये संख्या शून्य पर समाप्त है या नहीं है, तो अगर आप लोग ऐसे चेक करके देखोगे, अगर ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो ये संख्या 5 से भी कटेगी। अगर ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, और ये संख्या 5 से नहीं कट रही है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या शून्य पर समाप्त n के किसी भी n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसके लिए ये संख्या शून्य पर समाप्त हो। n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिसको n की जगह रखने पर ये संख्या शून्य से समाप्त हो। ठीक है, तो ये आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग को इसकी थ्योरी कैसे लिखना है देखो, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो, इसके लिए एक और शर्त है कि 4 की पावर n को 5 से विभाजित होना चाहिए, परंतु 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, कैसे अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या इस संख्या में n की जगह ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसको हम रख दें तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको लिख दिया है पीडीएफ में। जो मैंने पीडीएफ बनाया है, हैंड रिटन मेरा पीडीएफ है, उसमें किसी भी एआई द्वारा मैंने कोई सहायता नहीं ली है, मेरा हैंड रिटन पीडीएफ है। आप लोग को मैं अपलोड कर दूंगी, उससे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। बस किस चैनल पे अपलोड करूंगी वो मैं 1-2 दिन बाद आपको बता दूंगी। ठीक है, तब तक आप लोग तसल्ली करना, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कमेंट बक के चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएम और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और क्या एलसीएम, किसका किसका 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का क्या एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। किस विधि से निकालना है? तो गुणनखंड विधि से। किस विधि से? का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो और किस विधि से निकालना है? तो गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो आप लोग इसके गुणनखंड ऐसे करोगे। ठीक है, इसका अब ये किससे कटेगा? 6, तो सबसे पहले 2 से दूती है 6, फिर उसके बाद 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के सामने हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 6 के गुणनखंड क्या हुए? 2 की पावर 1। जब पावर कुछ ना हो तो क्या है? 2 की पावर 1। और 3 भी एक बार है तो 3 की पावर 1। 2 एक बार है तो 2 की पावर 1। 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। उसके बाद ये 20 का यहाँ पर लिख लो आप लोग। 2 से सबसे पहले कटेगा 10 बार, फिर 2 से 5 बार कटेगा, फिर उसके बाद 5 से 1 बार कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 20 बराबर क्या आ जाएगा? 20 में कौन कौन सी संख्या है 20 के गुणनखंड में? तो 2 बार है। कितनी बार है? 1 2 बार है तो 2 की पावर 2। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। अब इसका एचसीएफ और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले ऐसे लिख लो, जैसे ये 6 हो गया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आया है, फिर 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 आया है। ठीक है, अब हम लोग HCF कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे और LCM। तो आप लोग क्या देखोगे कि सबसे छोटी और जो कॉमन संख्या होगी, सबसे छोटी घात वाली कॉमन संख्या जो दोनों में कॉमन हो और घात कैसी हो, सबसे छोटी हो, उसको हम लोग किस में लेंगे, HCF में। ठीक है, जो सबसे छोटी हो और जिसकी घात सबसे छोटी हो, जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में कॉमन मतलब कि वो संख्या दोनों में आई हो और घात उसकी सबसे कम हो, वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, HCF इसका क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 को देखेंगे, 2 क्या दोनों में आ रहा है, कॉमन है, अगर कॉमन नहीं होता तो नहीं लेते, अगर 2 कॉमन है यानी कि दोनों में आ रहा है तो 2 को लेंगे। अब 2 को हम लोग, ये कंफ्यूजन है कि ये वाला 2 लें कि ये वाला 2 लें, कौन सा 2 लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी वाली घात लेंगे। तो छोटी ये वाली तो बड़ी है, 2 तो बड़ा होता है, फिर एक छोटा होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 की पावर 1, ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद गुणा, अब इसमें 3 है तो 3 देख लो, इसमें क्या 3 है तो 3 नहीं लेंगे, 3 का काम खत्म हो गया क्योंकि 3 दोनों में नहीं है। उसके बाद इसमें 5 है तो क्या इसमें भी 5 है, नहीं है, तो 5 का भी काम खत्म हो गया, यानी इसका HCF केवल क्या आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। अब उसके बाद हम लोग LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो LCM में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या को, वो कॉमन हो या फिर ना हो, सबसे बड़ी संख्या के क्या लेते हैं, इसमें पेज इसका बिल्कुल गीला हो गया पसीने की वजह से, तो हाँ इसमें क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि इसमें कॉमन हो या ना हो, इसमें दोनों की संख्याएं लेंगे और कैसी संख्याएं लेंगे, तो जिसका हाईएस्ट क्या होगी, घात होगी, जिसकी घात जो होगी वो हाईएस्ट होगी, यानी कि जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, हम लोग वो नंबर लेंगे। तो सबसे पहले 2 दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा वाला 2 कौन सा है, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 1 तो छोटा है, तो 2 की पावर 2 ले लिया। अब उसके बाद क्या, 3, तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कॉमन नहीं चाहिए, इसमें दोनों में कॉमन नहीं चाहिए। कॉमन किस में चाहिए था, HCF में कॉमन चाहिए था, यानी दोनों में होना चाहिए, लेकिन LCM में जरूरी नहीं कि वो दोनों में हो, बस जो संख्या होगी उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 1, और उसके बाद 3 कहीं है ही नहीं तो यही लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 1, उसके बाद 5 आया है यहाँ पर, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 5 एक ही आया है यहाँ पर और कोई 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा 60, यानी 60 हमारा क्या आ गया LCM। तो ऐसे गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड, देखो आप लोग इसको समझो, हम लोग को समझ में नहीं आता था, टीचर कह के चला जाता था, भाई समझाना चाहिए अच्छे से कि गुणनखंड विधि से। अब ये गुणनखंड क्या है, गुणनखंड हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे, HCF और LCM, उसमें किसी ने कह दिया गुणनखंड विधि। अब भाई ये गुणनखंड विधि क्या है, हम लोग तो पढ़ने जा रहे थे LCM और HCF, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। ये देखो, ये आपने कैसे लिखा है, 6 बराबर 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, गुणन, ये तो गुणा हो गया, खंड, खंड के खंड उसको गुणा के रूप में लिख लेना है। ठीक है, वो क्या होता है, गुणनखंड विधि। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी और शायद ही कोई बताए। ठीक है, अगर मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ अच्छे से, तो आप लोग
पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड इंटू 3 की पावर 1। तो इसको गुणन खंड के रूप में लिख दिया, गुणन खंड। गुणन मतलब ये गुणा लगा हुआ है बीच में, खंड यानी कि खंड के खंड बांट के लिख दिए। आपने सीधे 6 तो नहीं लिखा, इसके खंड खंड करके लिख दिए हैं। सबसे पहला 2, फिर 3 से कटा है, 2 गुणे 3 लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये हो गया गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालना आ गया। HCF कौन सी संख्या होती है, वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और उस संख्या की सबसे छोटी घात लेते हैं। LCM ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन हो, लेकिन इसमें क्या करते हैं, संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसे और इससे भी अच्छे से मैंने PDF में लिख रखा है। आप लोग अगर यहाँ से मानो आपको PDF बनाने का तो यहाँ से बना लीजिएगा, नहीं मैं PDF अपलोड करूंगी, आप लोग उससे बना लीजिएगा, ठीक है। और जैसे देखो, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, मैंने कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया, तो आप लोग को मेरे पढ़ाने के बाद उसको, जैसे आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, उसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे, यानी कि आप लोग क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे क्वेश्चन लगा लगा के, ठीक है। तो आप लोग को लाइफ टाइम याद रहेगा। ऐसा करने में बिल्कुल नहीं बोलता, पहले क्लास कर लो। मैं खुद यही करती हूँ, जिस चीज के लिए भी पढ़ रही हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, क्लास कर लेती हूँ। उसके बाद टीचर के पढ़ाने के 10-15 मिनट बाद मैं खुद से रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो माइंड में एकदम फिट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बताऊंगी। ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी, ठीक है। वो कौन सी चीज है जो कि अगले एग्जाम्पल्स में वो लागू होगी, ठीक है। उस क्या लागू करना होगा, वो कौन सी चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा, एक संख्या A है और एक संख्या B है। ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये संख्या धनात्मक है। दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर निगेटिव संख्या नहीं है, यानी कि इनमें से किसी के भी आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। निगेटिव संख्या नहीं है कोई भी। तो आप लोग देखो, जैसे A और B मैंने कहा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब आप लोग कहोगे ए बी क्या है, तो मैंने ए बी माना है, माना ए बी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। अब ए की जगह और बी की जगह हम लोग धनात्मक पूर्णांक में से कुछ भी ले सकते हैं। ए की जगह 1 ले लो, बी की जगह 2 ले लो, ए की जगह 4 ले लो, बी की जगह 5 ले लो, ए की जगह 200 ले लो, बी की जगह 400 ले लो। बस क्या होना चाहिए, वो संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया हमने कि ए और बी, हमने दो संख्याएं ली, कोई भी जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, ये निगेटिव नहीं है। उसके बाद तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें और इन दोनों संख्याओं के HCF यानी मासा और लासा का गुणा कर दे, तो वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लोग दो इंटीजर्स यानी दो संख्याएं, हम लोग दो पूर्णांक संख्याएं ले लें और उसका फिर क्या निकाले, HCF और LCM निकाले, तो उनका HCF और LCM का गुणनफल, जो गुणनफल होगा, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उस संख्या का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप लोग को इसमें एग्जांपल कैसे समझना है, देखो, जैसे मैंने ले लिया, पहला A में मैंने ले लिया 6 और B में मैंने ले लिया 15, ठीक है। अब इसका निकाल के देख लो, A की जगह मैंने क्या लिया है, 6 और B की जगह 15, तो इसका HCF निकालो, क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 6 लिखो ऐसे, अब 2 3 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 15, 3 5 15 और 5 एकम 5, 6 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, और 15 बराबर क्या लिखोगे, 3 गुणे 5। तो इसका HCF क्या आएगा, HCF जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है दोनों में, 2 क्या कॉमन है, नहीं है, दोनों में 2 नहीं है,
उसके बाद क्या 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है क्योंकि 3 6 में भी है और 15 में भी है, तो 3 की पावर 1। अब 3 एकम 3, तो 3 की पावर 1 लिख लो या फिर 3 केवल लिख लो, ठीक है। उसके बाद 5 क्या दोनों में है, तो नहीं है, तो 5 की भी कहानी खत्म। उसके बाद एलसीएम क्या आएगा, तो इसमें कॉमन से मतलब नहीं है, संख्या की सबसे बड़ी घात ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो 2 को, तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन इसको लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 की सबसे बड़ी घात तो 2 ही केवल है यहाँ पर, और कोई 2 तो है नहीं, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात किसमें, अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 होता है, यहाँ पर 3 की पावर 3 होता, तो ये वाला लेते 3 की पावर 3 वाला, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो कौन सा 3 ले, ये वाला 3 या फिर ये वाला 3। इसमें आप लोग अगर पावर बराबर है तो कोई भी 3 ले सकते हो, 3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कॉमन था, 3 लिख दिया मैंने। फिर 5 क्या कॉमन है दोनों में, तो 5 तो इसमें तो है 15 में, लेकिन क्या 6 वाले में 5 है, नहीं है, लेकिन 5 को लेंगे क्योंकि हम लोग एचसीएफ नहीं एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। 30 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब आप लोग इसको रख के देख लो, ए की जगह मैंने क्या लिया है 6, तो ए की जगह 6 लिख दो। उसके बाद बी की जगह मैंने क्या लिया है 15, बी की जगह 15 लिख लो, बराबर इसका एचसीएफ क्या आया है 3 और इसका एलसीएम क्या आया है 30, ठीक है। तो यहाँ पर 15 छक्का 90 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 30 तिहाई 90। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि ये बराबर होता है क्या क्या, तो जो दो संख्याएं लेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करके दूसरा एग्जाम्पल यानी तीसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। हम लोग को क्या दिया हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। हम लोग को दिया है कि 404 और 96 का हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 96 और किसका तीसरा एग्जाम्पल है ये, 96 और 404 का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 96 को हम लोग ऐसे करके देख लेंगे। अब इसको आप लोग अपने रफ में घर में करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को सीधे यहाँ पे बता देती हूँ। तो 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 5 गुणे 3 और 404 का गुणनखंड क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ अगर आप लोग देखो तो क्या आ जाएगा एचसीएफ, इसका दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। अब 2 की पावर इसमें एक में 2 है और इसमें 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कॉमन होगा, 2 की पावर 2 इसमें भी आया होगा, 2 की पावर 2 इसमें भी आया होगा, उसके बाद तो 2 की पावर 3 हुआ होगा, फिर 4 फिर 5, तो 2 की पावर 2 इसमें भी आया है और 2 की पावर 2 इसमें 96 में भी आया है। अगर आप लोग कह दो कि 2 की पावर 5 लो, तो 2 की पावर 5 नहीं ले सकते क्योंकि 2 की पावर 5 96 की गुणनखंड में तो आया है, लेकिन 2 की पावर 5 460 के गुणनखंड में नहीं आया है, ठीक है। तो 2 की पावर हम लोग 2 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद 3, तो 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 का काम खत्म। उसके बाद 101, तो 101 भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका काम भी खत्म। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, तो वो आपको जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, सॉरी जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, वो आप लोग को याद होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुणे 404 बराबर उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि क्या आया है एलसीएम, सॉरी हाँ उन संख्याओं का एलसीएम इनटू क्या एचसीएफ, तो 96 गुणे 404 एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है 4 आया है, ठीक है। तो इसको ले आएंगे नीचे, गुणा एम में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। 96 गुणे 404 बटे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एलसीएम। अब 4 का इसमें क्या कर देंगे, काट देंगे, कितने बार कट जाएगा 101 बार। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया 101 गुणे 96 यानी कि 96। तो एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा
96 एकम 96 और यहाँ पर भी 96 एकम 96। तो 96 96 इसका क्या आ गया एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आपको आप लोग याद रखना। अगर आपको दोनों संख्याएं दी हुई हैं और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो ये शॉर्टकट है, इससे आप लोग आसानी से निकाल लोगे। क्योंकि एचसीएफ निकाल लोगे उसके बाद इसको फॉर्मूला में रख दोगे तो एलसीएम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चौथा एग्जाम्पल बचा है उसको भी बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं चौथा एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो चौथा एग्जाम्पल कौन सा है? चौथा एग्जाम्पल क्या है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का, किसका 6, 72 हो गया और 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसके गुणनखंड करोगे 6, यहाँ पर 72 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 120। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा द्वितीय 6, फिर 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 2, द्वितीय 6, 2 छक्का 12, 36, फिर यहाँ पर 18 आ जाएगा। ये आप लोग को करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग हाई स्कूल में हो तो आना चाहिए, अगर ना भी आ रहा हो तो आप लोग बता देना। अभी क्लास में मैं इस चीज को नहीं बता सकती क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत। ठीक है, इसको मैं अगले एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें बता दूंगी। और यहाँ पर 2 का जाएगा 60 बार, फिर यहाँ पर 2 का जाएगा 30 बार, फिर 2 से 15 बार, उसके बाद फिर 3 से, फिर 15, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 6 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, 72 का क्या आया है? 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, 3 कितने बार है? 1 2, 2 बार, तो 3 की पावर 2। उसके बाद 120 का लिखना है, तो 120 में 2 कितने बार आया है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। उसके बाद 3 कितने बार आया है? तो 1 बार, 3 की पावर 1। 5 कितने बार आया है? 1 बार, तो 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या है? 2, 2 को देखो सब में कॉमन है ना 2, तो 2 की पावर 1 इसमें है, फिर इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 1 सब में कॉमन है, यानी सब में आ रहा है। क्यों कॉमन है? देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो पहले 2 की पावर 1 आया होगा, फिर 2 की पावर 2 हुआ होगा, फिर 2 की पावर 3। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट 2 की पावर 3 चला जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद क्या? 2 की पावर 3 इसमें भी है तो इसमें भी 2 कॉमन, 2 की पावर 1 आया है, कॉमन है। कैसे आया है? तो 2 की पावर 3 इसमें भी है तो सबसे पहले 2 की पावर 1 ही तो आया होगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। तो इसमें सब में तीनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 1। अगर आप लोग कह दो कि 2 की पावर 3 लो, ये भी तो कॉमन है, तो 2 की पावर 3 इसमें भी है, 72 में भी है, लेकिन 2 की पावर 3 क्या 6 में है? नहीं है, इसलिए 2 की पावर 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 2 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 3, 3 सब में कॉमन है। देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इसमें भी आई होगी, 3 की पावर 1 इसमें भी आई होगी। ठीक है, ये भी कॉमन है। अब देखो क्या 5 की पावर 1 इसमें है, लेकिन क्या सब में आई है? नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। जो चीज कॉमन नहीं है उसको एचसीएफ में नहीं लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 गुणे 3 एकम 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया इसका 6। अब हम लोग इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं? किसी भी संख्या, जो भी संख्या आई होगी उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे पहले 2 को देख लो, 2 में सबसे बड़ी घात किसमें आई है? तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 ये आया है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 3 है, तो क्या ले लेंगे? 2 की पावर 3, सबसे बड़ी घात ले ली, 2 का काम खत्म हो गया। उसके बाद 3 है तो 3 में भी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 ले लिया। उसके बाद क्या आया है? 5 आया है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें 5 आया है। तो 5 क्या कॉमन है सब में? नहीं है, लेकिन 5 को लेंगे क्यों? क्योंकि कॉमन वाला तो एचसीएफ में लेते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 1 आ गया। अब इसके बाद दो का
3 बार करोगे 2 का क्यूब तो क्या आएगा 8, और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 गुणे 5, ठीक है। 8 पंच 40 गुणे 9, 9 चौको 36, यानी कि 360 क्या आ गया 360। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 360, और एचसीएफ क्या आ गया 6। एचसीएफ इसका क्या आ गया 6, और एलसीएम क्या आ गया 360। अब देखो मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग को सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं आई होगी तो आपको अगर नहीं आया है कि ये आपको गुणनखंड विधि ऐसे ये जो निकालते हैं एलसीएम जैसे ऐसे निकालते हैं करके, तो ये आप लोग को गुणनखंड विधि जो है इसका खंडन करना नहीं आ रहा होगा। तो ये आप लोग अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसमें वीडियो में बीच में नहीं बताऊंगी इसको, इसके लिए अलग से वीडियो प्लस पॉइंट बना के डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से ये सीख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। पहली क्लास में मैंने जो एक्सरसाइज शुरू करनी थी वास्तविक संख्या उसका बेसिक बता दिया था रियल नंबर्स का, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल करा दिए। अब कल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना एक साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, ओके बाय।